Good morning, students. After discussing the two applications of the Newton's law, कौन सी applications हमने study की? That is the Housecarl problem, and second one is the problem of the mass and pulley. ठीक है? Today we will discuss about the next applications of the Newton's law of motion. That is apparent weight of the person in a lift or elevators. ठीक है? Apparent weight का मतलब क्या होता है? मतलब जो आपका एक्चुअल वेट नहीं होता है, किसी मोशन की वजह से आपके वेट में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, कि और आपके वेट में जो चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड द apparent weight of the person. ठीक है. अब देखो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. जैसे हम लिफ्ट में बैठते हैं, ठीक है, लिफ्ट में जैसे अप एंड डाउन जाते हैं फ्रॉम वन ग्राउंड फ्लोर टू द अप एंड डाउन. ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे हम ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमें ऐसे फील होता है कि हमारा वेट जो है वो इंक्रीज कर रहा है, हमारा वेट जो वो ज्यादा हो गया हुआ है. ठीक है, तो दैट चेंज द वेट इज कॉल्ड द अपरेंट वेट. ठीक है, या तो फिर ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो क्या होता है, हमारा वेट, हमें ऐसा लगता है कि हम बड़े लाइटर से हो गए, हमारा वेट जो वो कम हो गया हुआ है, हम जैसे उड़ रहे होते हैं. ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द अपरेंट वेट. ये सारा क्या होता है, अपरेंट वेट ही कैलकुलेट किया जाता है. और ये होता किसकी वजह से है, दैट आर ड्यू टू द एक्सेलरेशन मोशन ऑफ द लिफ्ट. वो किसकी वजह से होता है, लिफ्ट के एक्सेलरेटेड मोशन की वजह से होता है. ठीक है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. देयर आर द डिफरेंट केसेस कि कब हमारा वेट जो एक्चुअल में वही काउंट करता है. तो हम क्या करते हैं, लिफ्ट कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, तो मान लो ये मेरे पास लिफ्ट है एंड वी आर स्टैंडिंग इन द लिफ्ट, हम लिफ्ट में खड़े हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि हमारा वेट जो है एक्चुअल में वेट वेइंग मशीन जो हम लेते हैं, मान लो यहाँ पे मैंने एक वेइंग मशीन रखी हुई है. ठीक है, तो वेइंग मशीन के ऊपर मैं खड़ा हूँ और जो वेइंग मशीन रखी हुई है हमने कहाँ पे रखी है, लिफ्ट के अंदर रखी हुई है. कहाँ पर रखी हुई है, लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन रखी है और वेइंग मशीन के ऊपर हम खड़े हैं. ठीक है, क्योंकि वो हमारे वेट को मेजर करेगी, जैसे लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ आएगी. ठीक है, अलग अलग केसेस बनते हैं, तो उसमें हम देखेंगे हमारा वेट जो वो किस तरह से वेरी करता है. तो यहाँ पे एक छोटी सी बात समझनी है आपको, क्या समझना है कि जो हमारी वेइंग मशीन होती है, ठीक है, जो हमारे पास एक्चुअल में वेइंग मशीन होती है, वो जो हमारे वेट को रीड करती है, वो एक्चुअल में वेट को रीड नहीं कर रही होती है. वो किसको रीड करती है, वो नॉर्मल रिएक्शन को रीड करती है. ठीक है, मान लो ये मेरे पास वेइंग मशीन है. ठीक है, एंड आई एम स्टैंडिंग हियर ओवर दिस वेइंग मशीन. अगर मैं इस वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हूं तो ये थोड़ा कैलकुलेट करेगा कि मेरा वेट कितना है. वेट ये थोड़ा कैलकुलेट करता है. वेइंग मशीन कभी भी इस चीज को कैलकुलेट नहीं करती है. वेइंग मशीन किसको कैलकुलेट करती है कि इसके ऊपर रिएक्शन कितनी प्रोड्यूस हो रही है. जो रिएक्शन वेइंग मशीन के ऊपर प्रोड्यूस होती है वो उसको कैलकुलेट करता है. ठीक है, तो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द कैलकुलेटिंग द वेट इन द वेइंग मशीन. ठीक है, इस चीज को याद रखना कि जो वेइंग मशीन के अंदर जो हमारा वेट कैलकुलेट होता है वो एक्चुअल में वेट नहीं कैलकुलेट कर रहा, वो किसको कैलकुलेट करता है, रिएक्शन को, कि टोटल रिएक्शन जो है वेइंग मशीन के अंदर कितनी प्रोड्यूस होती है. ठीक है, तो उसी के हिसाब से वो वेट को बताता है. क्लियर वाली बात सभी को ये. तो यहाँ पे हम फर्स्ट केस स्टडी करेंगे. क्या केस स्टडी करते हैं, मान लो ये सारा सिस्टम हमने लिया हुआ, लिफ्ट के अंदर लिया हुआ है. लिफ्ट जो ये ऊपर की तरफ जा रही है और ये वेइंग मशीन रखी है, वेइंग मशीन के ऊपर हम खड़े हैं. तो पहला केस आ जाता है, पहला केस क्या बोलता है, व्हेन लिफ्ट मूव्स अप और डाउन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. किससे मूव करती है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी. ठीक है, तो हमें बताना है कि मेरे वेट में कितना चेंज आएगा, या तो वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा या फिर ऐसे ऐसा ही रहेगा भाई जितना मेरा वेट था. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे. अब देखो यहाँ पे लिफ्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अप या फिर डाउन की तरफ जा रही है. दोनों में से कोई एक केस मान लो. ठीक है, मान लेते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है. कैसी वेलोसिटी इसकी, कांस्टेंट वेलोसिटी है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे हम इस वेइंग मशीन के ऊपर या एलिवेटर के ऊपर खड़े हैं तो हमारा वेट किस तरफ राइज करेगा. जैसे कि हमने पहले वो डिस्कस किया हुआ है, वेट विल ऑलवेज बी एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. अर्थ के सेंटर की तरफ ही लाइज करता है. तो इसका जो कंपोनेंट होता है, जो वेक्टर्स होता है, दैट ऑलवेज बी लाइज वर्टिकली डाउनवर्ड. किस तरफ एक्ट करता है, वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड. तो देखो यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन किस तरफ एक्ट हुई, नॉर्मल डायरेक्शन विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन. नॉर्मल डायरेक्शन हमेशा याद रखना, दैट ऑलवेज बी एक्ट अपोजिट टू द वेट. ठीक है, यानी कि अपोजिट टू द, यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस. सिंपल एक बात याद रखनी है, क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस. जैसा आपका सरफेस होगा उस सरफेस से परपेंडिकुलर. मान लो मेरा सरफेस ऐसा है तो नॉर्मल डायरेक्शन ये लगेगी, इस पर क्या लगेगी, नॉर्मल डायरेक्शन. मेरा सरफेस अगर ऐसा होगा तो नॉर्मल डायरेक्शन ऐसे लगेगी, परपेंडिकुलर टू सरफेस. अगर सरफेस मेरा इस तरह से है तो नॉर्मल डायरेक्शन को इस तरीके से लगेगी. ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना कि नॉर्मल रिएक्शन जो होती है किसी भी
ऑब्जेक्ट के ऊपर वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस के ऊपर एक्ट करती है, ठीक है, यानी कि सरफेस होगा जो उससे परपेंडिकुलर आप ले लो। तो क्या क्या स्टडी कर रहे थे यहाँ पे, व्हेन द लिफ्ट मूव्स अप एंड डाउन विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे मान लो मैं अपवर्ड केस मान रहा हूँ, ऊपर की तरफ जा रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो देखो यहाँ पे वेट नीचे की तरफ लाइज कर रहा है, रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वेट और रिएक्शन में कौन सा कंपोनेंट बढ़ा हुआ, क्योंकि ये लिफ्ट तो ऊपर की तरफ जा रही है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है ना, तो रिएक्शन कौन सा बढ़ा हुआ, आर बढ़ा हुआ, आर बढ़ा हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स आएगी, तो नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, नेट फोर्स विल बी इक्विवेलेंट टू द, किसके इक्विवेलेंट होगा, आर माइनस ऑफ एम जी मान लेता हूँ, मास स्मॉल एम ले रहे हैं तो यहाँ पे स्मॉल एम ले लेते हैं, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास नेट फोर्स आ गई। अब देखो नेट फोर्स अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स किसकी इक्विवेलेंट होती है, दैट इज एफ इज इक्वल टू आर माइनस ऑफ एम जी, और फोर्स जो होती है हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, दैट इज द मास इनटू एक्सेलरेशन, आर माइनस ऑफ एम जी बन जाएगा, ये बन गया ना ये। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, हमें बोला गया है कि वेलोसिटी जो इस लिफ्ट की वो कांस्टेंट है, यानी कि बिना एक्सेलरेट हुए बॉडी जो ऊपर की तरफ जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, जबकि वेलोसिटी हमने कैसे बोल दी है कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन d/dt इज इक्वल टू इनटू कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। स्टार्टिंग में 0 चैप्टर में हमने जब मैथमेटिकल टूल्स किए हुए थे तो उसमें हमने बताया था कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर आप लेते हो तो वो किसके इक्विवेलेंट होता है, 0 के इक्विवेलेंट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि एक्सेलरेशन जो वो तो 0 है, ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, तो ये फंक्शन क्या हो गया 0 r माइनस ऑफ mg, तो इसका मतलब r इज इक्वल टू इसके इक्वल हुआ mg, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन जो है उतना ही वेट कैलकुलेट करेगी जितना आपका एक्चुअल में है, ठीक है। मान लो आपका एक्चुअल वेट जो वो 80 किलोग्राम का है, तो अब जब आपकी लिफ्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ जाएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ आएगी, तो दोनों केसेस में क्या होगा, आपका जो पेइंग मशीन है वो आपके एक्चुअल वेट को ही रीड करेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा आपके वेट में, ठीक है। तो जो आपका वेट है कितना 80 किलोग्राम है, तो 80 किलोग्राम का ही आपका वेट को वो रीड करेगी। कौन करेगी रीड, बेइंग मशीन, ठीक है। कौन से केस में, जब लिफ्ट जो है कैसे अप एंड डाउन जाएगी, कैसे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। समझा ये बात सभी को ये। अच्छा नेक्स्ट केस आ जाता है, जैसे हमने फर्स्ट केस पढ़ा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ जा रही थी, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट केस में व्हेन द लेफ्ट एक्सेलरेट अपवर्ड, यानी कि अब अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। एक्सेलरेट होने का मतलब क्या है, इसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। जैसे लिफ्ट जो है ग्राउंड फ्लोर में थी, ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की तरफ जाएगी तो पहले 0 वेलोसिटी के साथ चलेगी, फिर 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर, लगातार अपनी अपनी वेलोसिटी कर रही है, ये चेंज कर रही है। वेलोसिटी जब चेंज हो रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन के साथ वो ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो अब हम इसमें फाइंड आउट कर रहे हैं कि आपका वेट जो वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑब्वियस बात है, ऊपर की तरफ लिफ्ट जा रही है तो और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी, लार्जर होगी। नॉर्मल रिएक्शन लार्जर होने तो इसका मतलब नेट फोर्स आएगी। नेट फोर्स हर एक केस में आएगी, ठीक है, चाहे वो इक्वल बैलेंस फोर्स क्यों नहीं होगी, तब उस केस में नेट फोर्स होती है तो 0 हो जाती है, ठीक है। तो नेट फोर्स विल बी इक्विवेलेंट टू द, बस ये कांसेप्ट याद रखना है, कोई भी दो वेक्टर्स की अगर वैल्यू निकालनी है, डायरेक्शन की तरफ को जा रहा है, ये बराबर भी दो है तो दो में तब भी आप ऐसे ही लिखोगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो कौन सा वेक्टर ज्यादा है, ज्यादा वैल्यू दे रहा है, आर जो है ज्यादा वैल्यू दे रहा है, क्यों, क्योंकि लिफ्ट जो ऊपर की तरफ जा रही है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है और वेट क्या है इसका कम आ रहा है, तो आर जो ऊपर की तरफ जा रहा है तो आर की वैल्यू क्या होगी, लार्जर होगी, तो आर माइनस ऑफ एम जी, ठीक है। नेट फोर्स का फॉर्मूला that is F is equal to R minus of mg, और according to the Newton second law of motion that is force इसकी इक्वल होती है mass into acceleration, तो R minus of mg बन जाएगा। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आपकी जो वेइंग मशीन होती है वो एक्चुअल में किस चीज को रीड करती है, आपकी नॉर्मल रिएक्शन को रीड कर रही होती है। किसको रीड करती है, नॉर्मल रिएक्शन को रीड करती है। तो आपने नॉर्मल रिएक्शन की ही वैल्यू आप इन पे कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, mg को उठाते हैं इस तरफ ले आते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ एम ए प्लस ऑफ एम जी। दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, एम कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना बचा, ए प्लस ऑफ जी। अब यहां पे देखो आर इज इक्वल टू एम इंटू ए प्लस जी। यहां पे ये फैक्टर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। कौन सा फैक्टर ऐड हो रहा है, अरे इसकी एक्सेलरेशन ऐड हो रही है। देखो एक्सेलरेशन जो है वो ऐड हो रही है, किसमें, इसके वेट में ऐड हो रही है।
जितनी एक्सेलरेशन के साथ जो लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी उतना ही आपका नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा। जितना ज्यादा आपका नॉर्मल रिएक्शन बढ़ रहा है उतना ही आपका वेट इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे कितने अमाउंट से इंक्रीज होगा, जितनी एक्सेलरेशन आपकी होगी, ठीक है। मान लो 2 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन आपको लिफ्ट में दे दी, ठीक है, यानी कि लिफ्ट जो 2 मीटर पर सेकंड से क्या हो रही है, अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रही है, तो नॉर्मल रिएक्शन देखो कितनी हो जाएगी। आपका एक्चुअल वेट कितना था, ठीक है, मास जो था, मास मान लेते हैं 80 मान लेते हैं मास, ठीक है, 80 मास है आपका। एक्सेलरेशन 2 प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मान लेते हैं। तो देखो एक्चुअली में आपका वेट कितना हो गया, 80 प्लस 2 प्लस 10 12, ठीक है, 18 टू 12 का 96 960 किलोग्राम, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास आपकी रिएक्शन, जो आपकी रिएक्शन जो प्रोड्यूस हो रही है वो इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है अब ये, ठीक है। तो इन दैट वे यू कैन कैलकुलेट ऑल दिस योर वेट, ठीक है। आपने यहाँ पे कंफर्म किया कि जैसे लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नहीं चलेगी, यहाँ पे क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। एक्सेलरेट करने का मतलब हर एक टाइम पे वेलोसिटी अपनी चेंज कर रही है, ठीक है। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसकी वजह से आपका वेट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक्चुअल वेट से क्या हुआ, इंक्रीज कर गया आपका वेट, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है आपका वेट। यानी कि जब आप लिफ्ट में बैठ के ऊपर की तरफ जाओगे तो क्या होगा, आपको अपना भार ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो दैट इज द सेकंड केस ऑफ द अपरेंट वेट ऑफ द पर्सन इन द लिफ्ट और एलिवेटर। तो यहाँ पे ये रिएक्शन आपको फॉर्मूला याद रखना आप लोगों ने कि जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपका वेट जो है वो बढ़ जाता है। कितने अमाउंट से बढ़ रहा है, जितने अमाउंट से एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, ठीक है, उतने अमाउंट से आपका वेट जो वो इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पे मैं इसको जरा शॉर्ट फॉर्म में करवाऊंगा, जैसे आप लोग हर एक चीज को अंडरस्टैंड कर चुके हो। अब क्या बोल रहा है कि लिफ्ट जो एक्सेलरेट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि अब नीचे की तरफ जा रही है लिफ्ट। अब आपको बताना है कि इसमें वेट कितना हो जाएगा पर्सन का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पर्सन का वेट जो वो कितना रहेगा, यहाँ पे लिफ्ट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो ऑब्वियसली नेट फोर्स आएगी, नेट फोर्स लग रही है, रिजल्टेंट फोर्स जो होती है, ठीक है, किसके इक्विवेलेंट आएगी, कौन सा कंपोनेंट अब बड़ा है। पहले केस में क्या था, ऊपर की तरफ जा रही थी तो आर बड़ा था, अब नीचे की तरफ जा रही है तो कौन सा कंपोनेंट बड़ा है, वेट बड़ा है। अब इसका वेट कंपोनेंट लार्जर है, माइनस आर कंपोनेंट क्या है, छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा F इज इक्वल टू W माइनस ऑफ R, वेयर F फोर्स जो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन, वेट किसके इक्विवेलेंट है, m इनटू g के इक्विवेलेंट है। जबकि नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, कितना आएगा, R ही लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको यही तो कैलकुलेट करना है। अगर आपको वेट निकालना है तो आपको नॉर्मल रिएक्शन तो कैलकुलेट करनी है। तो नॉर्मल रिएक्शन को एक तरफ ले आओ, दैट इज R इज इक्वल टू, ठीक है, क्या बन जाएगा, R को इस तरफ लगेगा तो ये बन जाएगा mg माइनस ऑफ ma। तो नॉर्मल रिएक्शन है मेरे पास mg माइनस ऑफ a। क्या हुआ यहाँ पे देखो, जब आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो g में ये एक्सेलरेशन जो वो कम हो जा रही है, यानी कि mg क्या था, आपका वेट था, mg वेट में आपका ये वैल्यू जो वो कम हो रही है। तो आपके वेट में जब ये वैल्यू कम हो रही है तो इसका मतलब आपके एक्सेलरेशन जो वो वेट जो एक्चुअल वेट जो हो वो कम हो जाएगा। तो अपरेंट वेट जो हो वो क्या हो जाएगा, कम रहेगा। जैसे मान लेते हैं वेट तो 80 किलोग्राम मान रहा था, ठीक है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसको देखो r की वैल्यू कितनी आती है, 80, और यहाँ पे g की वैल्यू 10 मान रहे हैं, माइनस ऑफ a 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा 80 माइनस ऑफ, माइनस नहीं, मल्टीप्लाई बाय ऑफ 8 8 का 64, और पहले केस में आ रहा था कितना, 12 का 96, पहले केस में आ रहा था 196। जब ऊपर की तरफ जा रहे थे तो आपका वेट कितना आ रहा था, 960 किलोग्राम। लेकिन जब नीचे की तरफ जा रहे तो आपका अपरेंट वेट कितना हो गया, 640 किलोग्राम। यानी कि ये आपके एक्सेलरेशन मोशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वेट जो वो कितना होगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो लिफ्ट आपकी वो कितनी वेलोसिटी, कितनी एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। अच्छा, लास्ट केस आता है इसमें, व्हेन द लिफ्ट फॉल फ्रीली, यानी कि जब लिफ्ट जो है बड़े हाइट बिल्डिंग के एक हाइट पर है बिल्डिंग, ठीक है, वहां से हम उसकी केबल को काट देते हैं तो लिफ्ट क्या करेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरेगी वहां से, ठीक है। मतलब जब वो गिर रही है तो दैट इज द केस ऑफ द फ्रीली फॉल, ठीक है, बिकॉज द बॉडी इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी अराउंड। क्योंकि जो बॉडी जो मूव कर रही है वो किसके इन्फ्लुएंस में मूव कर रही है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव करती है। तो उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीली फॉल बॉडी, ठीक है। तो मैंने ये किया, केबल काट दी इस पूरे एलिवेटर की, तो एलिवेटर ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप करने लग पड़ा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, जब ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो कौन सा कंपोनेंट ज्यादा होगा, सेम वही जो हमने पीछे वाले आर्टिकल में किया अभी,
ठीक है, पीछे वाला जो कंसेप्ट किया नेट फोर्स सेम भाई लिख देते हैं फिर से। तो कौन सा कंपोनेंट ज्यादा है, वेट ज्यादा है, और रिएक्शन क्या होगी, कम होगी। तो फोर्स इज इक्वल टू वेट माइनस ऑफ नॉर्मल रिएक्शन आर। ठीक है, वेट किसके बराबर है, फोर्स, और ये आ गया मेरे पास mg के इक्विवेलेंट माइनस ऑफ आर। और एक्चुअली में आपने कैलकुलेट क्या करना होता है इस केस में, रिएक्शन को, क्योंकि रिएक्शन ही है जिसको हम वेट के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा mg माइनस ऑफ ma। तो कॉमन क्या है इसमें, mg माइनस ऑफ a, नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात चेंज कर रही है आपने। क्या चेंज कर रहा है यहाँ पे, देखो जब आपकी बॉडी जो फ्रीली फॉल है तो ये एक्सेलरेशन थोड़ी ना होगी। एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटी प्रोवाइड कर रही है। कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटी। क्योंकि अगर मैं किसी चीज को इस तरीके से ड्रॉप कर देता हूं तो ये किसके इन्फ्लुएंस पे मूव कर रही है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस पे मूव कर रही है। यानी कि ए जो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, फ्रीली फॉलिंग के केस में ए जो जी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे क्या, ए इज इक्वल टू जी। तो नॉर्मल रिएक्शन देखो कितनी बनेगी, एम जी माइनस ऑफ जी। तो नॉर्मल रिएक्शन देखो कितनी होगी, अरे नॉर्मल रिएक्शन बिकम्स आउट टू बी 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका वेट कितना हो गया, 0 वेट हो गया यार, आपका 0 वेट हो गया। क्या मतलब, जब आपकी कोई भी बॉडी जो इस तरह से फॉल कर रही है ऊपर से नीचे की तरफ, तो इस वक्त इस फॉल करते टाइम इसका वेट जो होगा वो कितना होगा, 0 के टाइम इक्विवेलेंट होगा। कितने इक्विवेलेंट होगा, 0 के बराबर होगा वेट आपका। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ही 0 होगी तो वेट कितना होगा, 0। तो दैट इज द केस ऑफ द फ्रीली फॉल। जैसे मान लो अगर कोई अर्थ के अराउंड हमारे पास एक स्पेस क्राफ्ट है, उसके अंदर जो पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रीली फॉल तैरते रहते हैं। ठीक है, मतलब उनके ऊपर कोई ग्रेविटी का काम नहीं कर रहा है। वो ग्रेविटी काम क्यों नहीं कर रही है, बिकॉज दे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रीली फॉल। वो सैटेलाइट के अंदर होते हैं, वो सैटेलाइट को लगातार गिर रहा होता है किसके सराउंडिंग में, अर्थ के सराउंडिंग में। तो इनके ऊपर इसका वेट जो होता है वो कितना होता है, 0 के इक्विवेलेंट होता है वेट, इसलिए वो हवा में तैरते हैं, नजर आते हैं आप लोगों को। ठीक है, जैसे देखो होगा सैटेलाइट टीवी वगैरह में, तो जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो क्या होते हैं, तैर रहे होते हैं सैटेलाइट के अंदर। तो वो इसी की वजह से होता है। क्यों, क्योंकि रिएक्शन जो होती है वो 0 हो जाती है। 0 क्यों होती है, क्योंकि वो फ्रीली फॉलिंग केस होता है। सैटेलाइट जो फ्रीली फॉल कर रहा होता है, ये सैटेलाइट जो फ्रीली फॉल कर रहा है इस अर्थ के अबाउट। ठीक है, तो इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू किसके बराबर होती है, जी के बराबर हो जाती है। तो इसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन जो कम्स आउट टू बी 0।